नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल व्याकरण बाय डॉक्टर पद्मा में स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे र के विभिन्न रूप। हिंदी वर्णमाला में र एक ऐसा व्यंजन है जो अल्पप्राण है, घोष है, अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि य, र, ल, व ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके आधार भी मैंने बताए थे आपको। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज अंतस्थ व्यंजन वाला वीडियो जरूर देखें इसे पढ़ने से पहले। इसको पढ़ने से पहले आपको स्वर सहित और स्वर रहित को भी समझना होगा, इसलिए व्यंजन किसे कहते हैं इसे भी जरूर देखें। तो आइए देखते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि वर्णमाला में एक ऐसा व्यंजन है जो बहुत शरारती है और वो अपने रूप बदलता रहता है। तो वो व्यंजन कौन सा है? वो र है। र के बारे में एक और आश्चर्यजनक चीज ये है कि र एकमात्र ऐसा व्यंजन है जो मात्रा के रूप में दूसरे व्यंजनों में लगता है। अभी तक हमने क्या सीखा था? अभी तक हमने यही जाना था कि स्वर मात्रा के रूप में दूसरे व्यंजनों में लगते हैं। स्वर हैं जो मात्रा के रूप में बदलते हैं, लेकिन एकमात्र व्यंजन है जो र है जो दूसरे व्यंजनों में मात्रा के रूप में लगता है। अब र का प्रयोग शब्द में आरंभ में, अंत में, मध्य में सब जगह होता है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे रस है, रात है, इसमें र का प्रयोग कहाँ हुआ है? शुरुआत में हुआ है, शब्द के शुरू में। फिर है भरना, डरना, मरना, इसमें मध्य में हुआ है। और तीसरा है मोर, चोर, लहर। इन सब शब्दों में इन शब्दों में र का प्रयोग शब्द के शुरू में हुआ है, इनमें बीच में हुआ है, मध्य में, और इनमें अंत में हुआ है। तो र का प्रयोग शब्द के बीच में, मध्य में और अंत में तीनों जगह होता है। मैंने बोर्ड पर पहले से ही लिखा हुआ है, देखिए र के 4 रूप होते हैं। एक तो र जो अभी हमने देखा र, दूसरा रेफ कहलाता है। रेफ यह क्या है यह हम देखेंगे। यह पदेन है, यह भी पदेन है। आइए सबसे पहले हम र को समझते हैं। मैंने आपको व्यंजन पढ़ाते वक्त ही बताया था, र का अर्थ है र हलंत प्लस अ, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता, इसलिए व्यंजनों में स्वर तो लगा ही होता है। तो जब हम र लिखते हैं तो यह स्वर सहित होता है। क्या होता है? स्वर सहित। स्वर सहित होता है। और यदि यदि हम र हलंत लिखते हैं तो यह स्वर रहित होता है। अर्थात इसमें स्वर हलंत लगने का मतलब है कि इस व्यंजन में स्वर इंक्लूडेड नहीं है। हम रेफ को पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एकमात्र व्यंजन है र जिस जो स्वर जो मात्रा के रूप में दूसरे व्यंजनों में लगता है। कैसे? ये जो रेफ है, ये रेफ क्या होता है? रेफ स्वर रहित है। स्वर रहित र है, स्वर रहित यानी इसका स्वर निकाल दिया गया है। इसका स्वर निकाल दिया गया है। अब देखिए कई शब्द हम देखते हैं। वर्षा, धर्म, कर्म, गर्म। जिन भी शब्दों में रेफ का प्रयोग होता है, स्वर रहित र को रेफ कहते हैं। रेफ। जब भी हलंत लगता है, जब भी स्वर इसमें से निकल जाता है तो इसे रेफ कहते हैं। अब यह
रेफ लगता कहाँ है? रेफ किसी भी शब्द में, मान लीजिए वर्षा है, जैसे वर्षा, ऐसे लिख सकते थे हम, या धर्म ऐसे लिख सकते थे। लिखते ऐसे ही है, होना ऐसा ही चाहिए, लेकिन र, मैंने बताया था ना, थोड़ा शरारती व्यंजन है। यह अपने रूप बदलता रहता है। वर्णमाला में र एक ऐसा व्यंजन है जो अपने रूप बदलता रहता है। इसे दो वर्णों के बीच में थोड़ा सफोकेशन सा फील होता है, क्योंकि वैसे ही इसके स्वर को छीन लिया गया है। तो ये क्या करता है कि जब इसको सफोकेटेड फील होता है, यहाँ इसको गर्मी लगती है, तो ये क्या करता है कि दूसरे व्यंजन जिसमें लगता है उसके दूसरे, उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर जाकर यह लगता है। जिसके बाद आता है, यह शब्द में जिस व्यंजन वर्ण के बाद आता है उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर लगता है। इसको यहां से अगर आप देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। ध के बाद लग रहा है र, लेकिन यह इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? यह म के सर के ऊपर जाकर बैठता है, क्योंकि इसे यहाँ सफोकेटेड फील होता है। अब अगर हम स्लो मोशन में धर्म का उच्चारण करें तो धर्म, र आता है बीच में, लेकिन यह स्वर रहित है, इसलिए इसका बहुत हौले से उच्चारण किया जाता है, इसीलिए यह जाकर ऊपर बैठता है। ऐसा ही कर्म में है। यदि क्या हो, यदि जहां यह आ रहा है र, उसके बाद वाले वर्ण में कोई मात्रा लगी हो, जैसे मैं बताती हूं, गर्मी, तब यह र, स्वर रहित र, यह कहां आएगा? तो यह बाद वाले वर्ण के अंत में आता है। अंत में का कहने का मतलब है कि अगर मात्रा लगी हो तो यह मात्रा के बाद आएगा, यह यहां आएगा। और यहां से, क्योंकि इसे यहां नहीं रहना, इसे यहां बंधन बंधन महसूस होता है, तो यह यहां आ जाता है। अब हम कैसे उच्चारण से पहचानेंगे किस शब्द में र का रेफ वाला रूप का प्रयोग हुआ है और किस शब्द में र के पदेन रूप का प्रयोग हुआ है? तो इसकी सबसे जो अच्छी पहचान है वह हम उच्चारण से कर सकते हैं। अब आप धर्म बोलिए, धर्म, धर्म, ध के बाद हम र का उच्चारण कर रहे हैं, हम ध के बाद र का उच्चारण कर रहे हैं, धर्म, धर्म, और र का हौले से उच्चारण कर रहे हैं। ध के साथ र का उच्चारण नहीं हो रहा, ध के साथ र का उच्चारण नहीं हो रहा, इसलिए यह ध के साथ लिखा भी नहीं जा रहा, यह ध के बाद लिखा जा रहा है। यह अलग बात है कि र को यहाँ गर्मी महसूस होती है तो यह म के सर पे जाकर बैठ जाता है। अब यही कारण है कि बहुत से लोग हिंदी की वर्तनी में गलतियां करते हैं, जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद लिखने में, आशीर्वाद लिखने में, अब मैं आपसे पूछती हूं, इन दोनों में से आशीर्वाद का कौन सा रूप, कौन सी वर्तनी ज्यादा सही है? ज्यादा सही क्या, सही तो एक ही होता है, कम सही ज्यादा सही तो होता नहीं है, या तो सही होगा या गलत होगा। तो कौन सी वर्तनी सही है मैं आपको बताऊं। देखिए हम उच्चारण करते हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये र यहां आ रहा है, आशीर्वाद, तो शी के बाद र का उच्चारण आ रहा है। हम जानते हैं र, कैसे हम जानते हैं? क्योंकि श के बाद उच्चारण आ रहा है और पूरा पूरा उच्चारण नहीं आ रहा। अगर आशीर्वाद में पूरा र होता तो इसका उच्चारण होता आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद हम बोलते हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद, पूरा र का उच्चारण नहीं है। इससे यह तो क्लियर हो गया कि र स्वर रहित है।
अब जब र स्वर रहित है तो मैंने आपको बताया कि जिस वर्ण के बाद यह लगता है तो अपने बाद वाले वर्ण के सर के ऊपर जाकर यह बैठता है, तो शी के बाद इसका उच्चारण हो रहा है, तो यह व पे लगना चाहिए, लेकिन व में मात्रा लगी है, इसलिए इसका सही उच्चारण यह होगा कि यह व के ऊपर, व के आ की मात्रा के ऊपर आएगा। तो कौन सी वर्तनी सही है? यह वाली। सर्दी, सर्दी अगर हम लिखते हैं, ठीक उसी तरह र का स्वर रहित र इसमें आ रहा है, तो यह द में मात्रा लगी है चूंकि, इसलिए यह मात्रा के बाद जाकर बैठेगा, तो सर्दी का सही रूप क्या होगा? यह। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सर्दी और गर्मी के दोनों रूप प्रचलित हैं। हम गर्मी को ऐसे भी लिखते हैं, गर्मी और गर्मी, गर्मी। ये गर्मी है, ये गर्मी है, गर्मी, गर्मी, ये गर्मी है, गर्मी। आधा र भी, और दोनों रूप मानक वर्तनी में एक्सेप्टेड हैं, इसलिए चाहे आप गर्मी लिखें या गर्मी लिखें, चाहे आप सर्दी लिखें या सर्दी लिखें, दोनों ही वर्तनी आपकी सही है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो र के दूसरे रूप हैं, वो वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो जाता है, एक साथ देखना समझना संभव नहीं होता, इसलिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगी र के पदेन रूप का परिचय।